नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी का पेपर नज़दीक है और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी हैं और यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे और एसएससी जीडी की भी। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है तो मैक्सिमम लोग यूपी पुलिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं जीडी को छोड़कर। आप एग्ज़ाम के साथ ऐसा ना करें, जो एग्ज़ाम आपने भर रखे हैं उन दोनों की ही तैयारी अच्छे से करें और दोनों को ही लेकर चलें और दोनों ही अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए। आप किसी एक पर निर्भर ना रहें, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते हैं। पता चला आप एक के पीछे भाग रहे हैं और दूसरे एग्ज़ाम को भी आप बिगाड़ लें। तो एसएससी जीडी पेपर पहले है तो एसएससी जीडी पे फोकस करें और यूपी पुलिस का पहले है तो यूपी पुलिस पर फोकस करें। एसएससी जीडी के मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस पेपर के। शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। बी अलोन वर्क फॉर 3 days एंड देन ही लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए और बी ने अलग अलग क्रम से 10 और 15 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर उसने काम छोड़ दिया। ए से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास बोला है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे हम इनका 30, टोटल काम हो गया हमारे पास, टोटल वर्क हो गया 30। इनकी एफिशिएंसी आई 3 और 2। उसने बोला है कि बी अकेले 3 दिन तक काम करता है, तो बी 3 दिन तक अपनी एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 6 काम हो जाएगा। उसके बाद जो काम है उसने छोड़ दिया और शेष कार्य ए से कराना है। तो देखो, 6 काम आपका हो चुका, 24 टोटल काम, वो 30 टोटल काम है हमारे पास। रिमेनिंग कितना बचा है? 24। वो जो 24 काम रिमेनिंग बचा है वो हमें ए से कराना है। तो ए से कराना है तो 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 दिन। तो यही उसने हमसे पूछा है। आंसर आ गया हमारा इसका 8 दिन। आगे देखते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हुज एलसीएम एंड एचसीएफ 8 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 हो। आप देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। उसने हमें एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है। एचसीएफ 8 दे रखा है और एलसीएम 40 दे रखा है। हमसे दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। देखो, दो संख्या हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन संख्याओं का गुणनफल हमेशा यही होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणा 8 32 होते हैं, जीरो उसके आगे आ जाएगी। आगे देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 2 to 8 फॉर ए सर्टेन सम at 8% per annum for 1:1/2 years. When compound interest is compounded half yearly and simple interest is computed yearly. जो कंपाउंड ईयर है वो हाफ ईयरली ट्रीट किया जा रहा है और कम इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो ईयरली ट्रीट किया जा रहा है। व्हाट इज द सम? हमें प्रिंसिपल बताना है, इसका मूलधन कितना है। आप देखो, इसने बोला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक सही 1/2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए 228 है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक होती है। तो मूलधन क्या है? देखो, सबसे पहले आप सिंपल सी चीज़ ध्यान रखें। हम जब भी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल 3 साल 2.5 साल 1.5 साल के अंतर की बात करते हैं तो हमें इसमें प्रिंसिपल अपनी तरफ से मानना पड़ता है। तो जो बच्चा अपना प्रिंसिपल आसानी से मान लेता है वो सवाल हो जाता है, वरना वो उसमें लग जाएगा। डेसिमल में नहीं आने वाला है, ये आसान सवाल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। आप देखिए, इसने बोला है 8 ईयर 8%। जब भी 8% की बात की है तो हाफ ईयरली की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की बात करेगा तो रेट हो जाएगी हमारी 4%। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/25 होती है, तो 1/25 है। अब आप अगर फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। तो हमारे पास पावर जो n होता है वो समय होता है, टाइम। अब इसमें 1.5 साल की बात की है तो 1.5 साल का मतलब अर्धवार्षिक लेके जाएंगे हम तो 3 बार ब्याज हो जाएगा, तो पावर जो होगी समय की n की वैल्यू 3 आएगी। तो हमें इसकी 3 पावर ही प्रिंसिपल मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, 25 की पावर 3 प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 25 की पावर 3 क्या होती है? 15,625। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 15,625। बस क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब ये बचा ही नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि प्रिंसिपल हमने अपनी तरफ से माना है तो इसकी सारी कैलकुलेशन हमें पता होंगी। आप देखो, हम इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। आप देखें, इसका 1/25 निकालता हूँ मैं तो 625 आएगा, फिर दोबारा 625,
फिर उसके बाद 625। तो देखो ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा अब यहाँ से निकलना शुरू होगा डिफरेंस इसका 1/25 होगा 25। इसका डबल हम करेंगे तो 50 और इसका 1/25 निकालेंगे तो 1। तो ये जो होगा हमारे पास ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो ये कितना है 25, 50, 75 और एक 76। आप देखो 76 रुपये को वो हमसे बोल रहा है 228 सॉरी 76 रुपये को बोल रहा है वो 228। तो 1 के इक्वल कितना होगा ये कटिंग होगी इसकी 3 बार। तो 1 के इक्वल होगा 3। अब आपसे जो पूछा उसकी वैल्यू निकालनी है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है मूलधन, तो 15,625 माना था, तो 15,625 के बराबर हम इसे निकाल देंगे। तो 15,625 के बराबर हो गया हमारे पास। इसका 3 गुना करना है। 625 या 1875 और 15 3 45, तो ये हो गया 4675, 46,875 रुपये। ये रहा हमारे पास डी ऑप्शन 4। ठीक है, देखो ये चीज़ें आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो बिल्कुल इस तरीके से किया होगा क्वेश्चन। ये नहीं किया होगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन अच्छा है। और ये जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है पहले दिन का, और इसमें कैलकुलेशन आप देखना क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखिए आप, ये कह रहा है जॉन बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इफ ही रिपेड हिज लोन बाय पेइंग 21,961 रुपये 50 पैसे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ही बोरोड। हमें इसमें भी प्रिंसिपल ही निकालना है, लेकिन अब की बार हमें इसने अमाउंट दिया हुआ है। आप देखें 10% की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है, अगर हम ब्रैकेट में फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास होता है 1 + R/100। अगर हम इससे इसे डिनोट करें तो ये बनता है 11/10। 10% को अगर हम इसमें रखेंगे रेट को 10 को, तो ये बनेगा 11/10। अब इसने 4 साल की बात बोली थी तो हम इसकी 4 पावर कर देते हैं डायरेक्ट। देखो 11 की पावर 4 होता है हमारे पास 14,641 और 10 की पावर 4 होता है 1000। हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो अपॉन में आया है ये प्रिंसिपल है और ये जो ऊपर आया है ये अमाउंट है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का ये रेशो बनेगा हमारे पास। उसने इसे कहा है 14,641 को 21,961 रुपये 50 पैसे, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है कितना होगा। आप बच्चों ये देखिए, अगर हम बात करें 14 का जो 1.5 गुना होता है वो 21 होता है, 64 का 1.5 गुना क्या होता है 96, और 1 का 1.5 गुना 1.5 होता है। तो ये इससे डायरेक्ट ही 1.5 बार कट जाएगा, ये इसका 1.5 गुना है। आप देखें 10,000 का 1.5 गुना बताना है हमें, तो 10,000 का 1.5 गुना क्या होगा, 10,000 गुना 1.5 15,000। तो प्रिंसिपल इसने हमसे पूछा है तो इसका प्रिंसिपल आ गया 15,000 रुपये। ठीक है, देखो मैंने अभी यूट्यूब पर आपको परसेंटेज करवा दी है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। आपको जो भी डाउट हो आप उसमें कमेंट में डाल दें, मैं आपके डाउट सोल्व करा दूंगा। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है मैं उसका चैप्टर लेकर चलूँगा धीरे धीरे, और सारे चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूँ उसी पर ही। तो आप जुड़े रहें। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो मुझसे पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट उनको मैंने करा रखा है ये, और यूट्यूब पे भी मैं कराने वाला हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस मेथड से कराया है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इफ बस ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम स्टेशन Q टू स्टेशन P एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखो बस स्टेशन से P, एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, और स्टेशन Q से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। स्टेशन Q से स्टेशन P तक पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बतानी है। देखो जब औसत गति हमारे पास जब डिस्टेंस इक्वल हो जाने की और आने की, जब दो डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। दिल्ली पुलिस के सेट कराए थे मैंने जब, तब भी मैंने बताया था फॉर्मूला, उसमें भी बताया था। आप देखें 2 × 70, x क्या है स्पीड है, y क्या है दूसरी स्पीड, 70 × 90 बटे में इन दोनों का टोटल आ जाएगा 160। 0 से 0 काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं 8, ये आ गया हमारे पास 9 सत्ते 63, 630/8। 8 से इसकी कटिंग करेंगे हम, 8 सत्ते 56 होगा, 56 के बाद बचेगा 7, आप ये हो जाएगा 70। अब देखो जो इसकी कटिंग करेगा मेरी नज़र में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप 7/8 करोगे तो 7/8 आपकी परसेंटेज टेबल में होती है 87.5, तो इसके आगे वही लिखा जाएगा 87.5, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 78.75। ठीक है, ये परसेंटेज टेबल ही है। मैक्सिमम कैलकुलेशन आपकी परसेंटेज टेबल की होती हैं और कुछ करनी पड़ती हैं।
जो बच्चे परसेंटेज टेबल भी याद नहीं करते हैं वो इस कैलकुलेशन को भी करेंगे और आगे आने वाली कैलकुलेशन को भी करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही समय बचाना होता है जिससे हम जो परसेंटेज टेबल की कैलकुलेशन है उसे आसान कर पाएँ, बाकी कैलकुलेशन एग्जाम में समय लगेगा करने में। आगे देखते हैं। ये कह रहा है सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 57 days, अर्जुन एंड रोहन in 38 days, and Rohan and Sonal in 38 days. Then Sonal, Arjun, Rohan together can finish the same piece of work. आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपने बुक में किया होगा आपने जब भी आपने शीट करी होंगी कोई, तो ए बी, बी सी और सी है, ये वो क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 57 दिन में कर रहे हैं, ये बी और सी मिलकर 38 दिन में कर रहे हैं, ये सी और ए भी 38 दिन में कर रहे हैं, इन तीनों से मिलकर काम कराना है। तो आप सोनल अर्जुन लिखें या फिर ए बी सी लिखें, बात एक ही रहना है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सोनल और अर्जुन एक काम को कर रहे हैं 57 डेज में, अर्जुन और रोहन उस काम को कर रहे हैं 38 डेज में, उसके बाद रोहन और सोनल उस काम को कर रहे हैं 38 डेज में। हमें इन तीनों से मिलकर कराना है, सोनल, अर्जुन और रोहन ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 114 आ जाएगा एलसीएम, 57 दूनी 38 तिया और 38 तिया। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे 3 3 6 2 8, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो डबल ऑफ सोनल, डबल ऑफ अर्जुन, डबल ऑफ रोहन, ये तीनों डबल आएंगे। हमें ये सिंगल सिंगल लेने हैं तो इसका आधा ले लेंगे हम 4, बस 4 से आपको भाग करना है। तो आप 114 को 4 से भाग करेंगे तो बनेगा 57/2। 57/2 या तो आंसर होगा या डेसिमल में आएगा 28.5। तो 28.5 हमारा आंसर आ गया। ये रहा। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। ये कह रहा है ऑन सेलिंग ए टेबल फैन एट ₹2827.06 द वैल्यू ऑफ गेन इज 14% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑन सेलिंग इन इट एट ₹2230। उसने बोला है कि 2827 रुपये 6 पैसे में एक वस्तु बेची जा रही है और जो लाभ हो रहा है वो 2230 में बेचने पर हानि से 14% ज़्यादा है। लाभ जो है हानि से 14% ज़्यादा है। उसने बोला है इन ऑर्डर टू गेन 14% द सेलिंग प्राइस विल बी, अगर हम उसे 14% लाभ पर बेचते हैं तो उसका मूल्य कितना होगा। अब आप देखो आपके ऑप्शन भी थोड़े पास पास ही दे रखे हैं, आपको कैलकुलेशन से भरा हुआ क्वेश्चन है ये, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में से लास्ट में देखें क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ आपको करा रहे हैं तो कंप्लीट करा के चलेंगे। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं क्योंकि 14% लाभ है तो 19 से कटने वाला नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें। खैर मैं आपको प्रॉपर सोल्व करा देता हूँ। देखो सीपी प्रॉफिट लॉस जो मेरा चल रहा है, मैंने उसमें ये सवाल कराए हैं आपको इस टाइप से। सीपी जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, बताया था मैंने बीईपी वाली लाइन। तो कॉस्ट प्राइस से अगर आप ज़्यादा पे सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम पे आप सेल करोगे तो लॉस हो जाएगा। आप देखें हमारे पास जो पहला सेलिंग प्राइस है वो 2827 रुपये 6 पैसे है, ठीक है जी, 2827 रुपये 6 पैसे है। उसके बाद जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो 2230 रुपये है, 2230 रुपये है, ठीक है जी, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ चलो आ रहा है 2230 रुपये। अब उसने बोला था कि अगर वो किसी वस्तु को 2230 में सेल करता है तो उसे हानि हो रही है और जो 2827 रुपये में बेच रहा है उसे लाभ हो रहा है। कह रहा है एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसे में बेचने पर लाभ का मूल्य इससे 2230 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 14% अधिक है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 100% की हानि होती है, अगर मैं मानूँ यहाँ से यहाँ तक 100% हानि होती है तो लाभ जो होगा इससे 14% ज़्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाभ होगा वो 114% का हो जाएगा। तो हानि हो गई हमारे पास 100% की, तो लाभ हो गया 14% ज़्यादा। तो आप देखो माइनस के 100 से प्लस के 114 पर आने के लिए आपको 214 स्टेप चलने पड़ेंगे। ये जुड़ जाएंगे दोनों, भैया 114 है और ये हमारे पास 114 है और ये हानि 100 रुपये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 214 रुपये। आप देखो ये जो गैप आया है ये विक्रय मूल्य का गैप होगा, तो इन दोनों का भी डिफरेंस देखते हैं कितना होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा देखो 0.06 तो ऐसे ही आ गया। अब 27 में से 30 घटाएंगे तो आपका बनेगा 97। अब यहाँ पर बच गया 27 में से 22 गया 5, तो ये 597 रुपये 6 पैसे आ गया। तो देखो 597 रुपये 6 पैसे, इसको हमने डिवाइड किया था 214 से। अब इंटू 100 के कुल हम निकाल रहे थे तो 2 जीरो से तो डेसिमल हट गया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 214 का दुगना होगा हमारे पास 428, इसमें से माइनस कर दिया था हमने ये, तो 2 बार हमने कटिंग की, 428 माइनस किया तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 9, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर हमारे पास 16, 18 में से 2 गया 6 और ये रहा
तो 1690 बन गया हमारे पास, जीरो आ गई इसके आगे। अब 214 से हमने फिर डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये 1690 है। हम 214 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार डिवाइड किया था, तो 7 चौक 28 था, 21 सत्ते 147, तो ये 1498 ही आया था। जब हमने माइनस किया तो यहाँ बचा 2, यहाँ 8 में से गया 9, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास था 1, तो ये हो गया 192। 192 के आगे 6 और आ जाएगा। अब देखो फिर से मैं इसी की कटिंग करूंगा, मैं 7 बार कटिंग कर चुका हूँ, 2 और 7 बार। दोबारा से इसका काटेंगे तो 14 में 126 और 9 दूनी 18 1 26, तो ये कटेगा 9 बार। तो आपके पास 100 की वैल्यू आ गई है 279। तो 100 की वैल्यू आ गई है 279। अब आप देखो 2230 में 279 जोड़ना है, 2230 में 279 आपको जोड़ना है, तो आप जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2509। आप सीपी पर आ गए हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर आने के बाद आपसे पूछा गया है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा, तो इसका 14% लाभ निकालना है और जोड़ देना है। देखो 14% जब आप निकालोगे, या फिर 114% निकाल सकते हो, जब 14% निकालोगे तो डेसिमल आ जाएगा 2 अंक बाद, तो 14 की गुणा करता हूँ, डेसिमल में लगा देता हूँ यहाँ पर 2 अंक बाद, तो 14 निम्न 126 होंगे, 1 हो जाएगा हासिल। 25 गुणा 14 होते हैं 350, 350 और 1 351। आप जब दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2860.26, तो आपका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप इसे ऑप्शन से भी देख सकते थे कि आप किसी वस्तु में 14% लाभ लेते हैं तो वो 114% बन जाता है। 114% का मतलब है वो 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। 19 से आप डिवाइड करके देखेंगे, ऑप्शन जो आपका कट जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताया है, और जिन बच्चों को, जो बच्चे मुझसे जीडी की क्लास पढ़ रहे हैं, उनको मैं क्वेश्चन पहले ही सोल्व करा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही, उनको एक बार रिवीजन मिल गया होगा ये देखने से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बस इस पूरे सेट में यही 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, उसके आगे आपको कैलकुलेशन वाला नहीं मिलने वाला है, इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। कह रहा द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 753 टू द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 13 इज। आपको चौथा अनुपात और तीसरे अनुपात का अनुपात बताना है। आप देखो 7/5 बराबर 3/x, ये तो हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी x बराबर 5 या 15/7, 15/7। तृतीय अनुपात बताना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 7:13, और समानुपात हमारे पास चल रहा है x y के साथ। तो आप क्या करेंगे, देखो हमारे पास किसका था 7, 13 और y, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल बताना था, तो इन दोनों का जो रेशो है वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। तो 7/13 इज इक्वल टू 13/y। तो आप देखेंगे y वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगा 13 में 169/7। अब क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। उसने पूछा है इन दोनों के बीच अनुपात कितना है, आपको x अनुपात y बताना है, आपको x अनुपात y बताना है। ये बराबर होगा हमारा 15/7, अनुपात हो जाएगा 169/7। अब 7 से 7 कैंसिल, तो 15/169, ये हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है इस सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। एक बेलन दे रखा है जिसका आयतन दे रखा है 5632, और उसका व्यास दे रखा है, डायमीटर 2r दे रखा है 16। उसने हमसे इसकी हाइट पूछी है। आप देखें, आपको फॉर्मूला रखना है, बस आपको बेलन का फॉर्मूला πr² पता है तो बस सवाल हो जाएगा। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, इतना ही करना होता है इसमें। πr²h, सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, तो पाई r हमारे पास क्या होगा, इसका आधा 16 का आधा 8 r², और h हमारे पास हो जाएगा, पूछा है h हमसे उसने, और ये आयतन का फॉर्मूला है, आयतन हमें दे रखा है 5632। ठीक है जी। अब कटिंग कर लेते हैं। 8 से काटोगे आप, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, 4 बार। 8 से काटोगे इसे आप, 8 64, 8 64, ठीक है जी। 22 चौक 88, 7 चौक 28, h बराबर आ गया, 7 की गुणा हो जाएगी वहाँ पर, 7 चौक 28, तो आपके पास हाइट आ गई 28। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड यूजेज हिज वेट विच इज 15% लेस देन द ओरिजिनल वेट, फाइंड द टोटल परसेंटेज गेन करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। देखो इसने लिख तो दिया है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, लेकिन ये सवाल हमारा पहले और दूसरे अंक से ही आ जाएगा, हमें डेसिमल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें, जीडी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं और आने की उम्मीद भी है जिसमें उसने पूछा है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, लेकिन डेसिमल प्लेस आप बताओगे उसमें आपके शुरुआत के ही 2 अंक से आंसर मिल जाएगा, तो डेसिमल तक जाना ही नहीं है। अगर जाना पड़ सकता है तो बहुत रेयर है कि आपको जाना पड़े। ठीक है, आप देखें उसने बोला है कि एक दुकानदार 12% लाभ पर एक सामान बेचता है, तो हमने माना 100 की वस्तु है उसके पास, वो उसे 12% लाभ 112 में सेल कर रहा है।
ऐसे वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 15% कम है, लेकिन वेट यूज़ कर रहा है केवल 85, 15% कम। तो आप खुद देखें 85 की वस्तु है 112 में सेल हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 15 12 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हमने डिफरेंस ले लिया। 27 रुपये का प्रॉफिट है किस पर, 85 पर। कितना परसेंट है, अब आप देखो 85/100 होता है 17/20, तो इसको आप 17/20 लिख सकते थे डायरेक्ट। ये हो गया हमारे पास 540, 27 दूनी 54/17। अब आप देखो 510 होता तो 30% आ जाता, कट रहे हैं 17×3 = 51, बचा हमारे पास 3, 17 एकम 17। आप देखो 31 पॉइंट से ही आपको आंसर मिल गया, डेसिमल प्लेस तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जा भी सकते हैं भाग करने का मन हो तो, है ना। तो 31 हमें दिख गया, हमने लगा दिया। आगे देखते हैं, ये कह रहा है इफ a/b इज इक्वल टू 5/6 एंड b/c इज इक्वल टू 6/7, देन a+b, b+c और c+a इज। आप देखो ए बी का जो अनुपात है वो 5:6 है, बी और सी का अनुपात जो है 6:7 है। तो देखो बी बराबर होना चाहिए, हमारा जो बी है वो बराबर होना चाहिए, और बराबर दे रखा है 6 है, यहाँ भी 6 है। तो जब दोनों बराबर दे रखे हैं तो हमें तो अपनी तरफ से कोई मल्टीप्लाई करनी भी नहीं है, हमें इसने दिया है कि a/b/c इक्वल टू 5/6/7, ये दे रखा है हमें। तो आप सिंपल सी चीज़ लगाओ कि हम क्या करें, इसने पूछा है a+b, b+c और c+a, तो a+b 6 और 5 11, b+c 6 और 7 13, c+a पूछा है तो 7 और 5 12। तो हमारे पास अनुसार आएगा 11 13 और 12। ऑप्शन देख सकते हैं 11 13 और 12, दूसरा ऑप्शन आंसर है। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है हमारा वो एचसीएफ का 15 टाइम्स है। तो आप देखो हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशो आएगा वो 15:1 का ही तो आएगा भाई, एक का 15 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 15 टाइम्स है। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112। इफ वन ऑफ द नंबर इज 49 देन द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का लैस है, उनके मैसे का 15 गुना है, लैसे जो है एचसीएफ का 15 गुना है, हमने एक्स माना, ये 15x हो गया। उसने बोला है लैसे और मैसे का योग, इन दोनों का जोड़ 112 है। देखो जोड़ जो बैठ रहा है वो 16 बैठ रहा है, 16 को कह रहा है वो 112, एक को कितना बोलेगा 7, तो हमारे पास एक की वैल्यू होगी 7, इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 15×7 = 105। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ चुका है। उसने हमसे पूछा है यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा आ गया है इसमें, पहले ही बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लैसे गुणा मैसे होता है। तो हमारे पास दो संख्या, हमारे पास एक संख्या दे रखी है 49, दूसरी संख्या उसने हमसे पूछी है, एक संख्या दे रखी है उसने हमें 49, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, पूछी है हमसे। दोनों संख्याओं को गुणा बराबर होती है लैसे गुणा मैसे। लैसे हमने निकाला अभी 105 और मैसे हमने क्या निकाला है इसका 7, बराबर रख देते हैं। अब देखो 7 से आप काटो इसे 7 बार, 7 से इसे काटो आप 15 बार, तो बी की वैल्यू 15 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर इन लेंथ ए एंड बी स्टार्ट एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा आया है लैसे मैसे का। ये देखने में लग रहा होगा कि रेस का क्वेश्चन है, लेकिन ये एलसीएफ और एलसीएम का ही क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। तो अब देखो ए जो है वो 400 मीटर की रेस दौड़ रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। बी जो है वो भी 400 मीटर की रेस दौड़ रहा है, किसी स्पीड से, 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ये दोनों कब मिलेंगे, तो हमसे समय पूछा है, तो इनका मिलने वाला समय तो इनसे ज़्यादा ही होगा भाई। जितने समय में एक राउंड ले रहा है वो, जितने समय में वो 40 मीटर जा रहा है, उतने समय से ज़्यादा ही समय होगा मिलने का समय। तो हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब भी अपॉन में नंबर होते हैं तो ऊपर का तो एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर का एलसीएम, और नीचे का लिया जाएगा एचसीएफ। तो आप देखो ऊपर तो 400 400 है तो एलसीएम तो 400 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या है हमारे पास 10 और 16, 10 और 16 हमें एचसीएफ लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इनमें इनका सबसे बड़ा फैक्टर बताना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो दो ही एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो दो इनका एचसीएफ हो गया। आप 2 से इसकी कटिंग करेंगे 200, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। आपने एचसीएफ एलसीएम की प्रैक्टिस की होगी अगर बच्चों, तो आपने वो क्वेश्चन किए होंगे कि एक बत्ती है जो कुछ
ट्रैफिक लाइट हैं जो 8 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 12 सेकंड के साथ जल रही हैं, एक साथ कब जलेंगी? तो ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें रेस की लैंग्वेज दे दी है। आपको ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ, बस सवाल खत्म। आप इसकी कटिंग मत कर देना पहले, आप इसकी कटिंग बाद में ही करना, वरना आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे इसकी कटिंग कर लेंगे तो उनके आंसर गलत लगाने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल व्हाट दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। एक खंबे की लंबाई बतानी है जिसे 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर के आने वाले कमरे में रखा जा सके। देखो एक कमरे में जब हम कोई पोल रखते हैं तो जो हमारा कमरा होता है उसमें डायगोनली जो छड़ रखी जाएगी, जो स्टिक रखी जाएगी, उसकी लंबाई पूछी है हमने लॉन्गेस्ट पोल की। तो हमें क्या करना है, अंडरवुड एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये हमारा लॉन्गेस्ट पोल की हाइट होती है। जब भी कमरे का डायमीटर कमरे का भी डायगोनल निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। जैसे आयत का डायगोनल निकालते हैं रेक्टेंगल का, अंडरवुड एल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ऐसे ही कमरे का डायगोनल होता है, इसमें एच स्क्वायर और लग जाता है बस। तो हमें क्या करना है, एल की जगह 10 रखना है, बी की जगह 10 रखना है और एच की जगह 5 रखना है बस। तो आप देखें ये 100, ये 100, ये 25, तो ये हो गया 225। 225 का आप अंडरवुड करोगे तो आपको बन जाएगा 15 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। कह रहा है ए क्लोथिंग स्टोर अनाउंस्ड ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन शर्ट। रिवान वांटेड टू सेव ₹810 इन डिस्काउंट। हाउ मैनी शर्ट्स शुड ही बाय टू डू सो? इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज 540। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर, एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की है। रिवान डिस्काउंट में 810 रुपये बचाना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है? अब देखो 540 है एक शर्ट का अंकित मूल्य है, उसे चाहिए 30% डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट ये होगी। अब ये जो डिस्काउंट है वो कितनी शर्ट पर ले, नंबर ऑफ शर्ट, एन मान लिया नंबर ऑफ शर्ट। देखो हमारे पास एक डिस्काउंट मिल के ये आएगी, इसमें गुणा कर दे नंबर ऑफ शर्ट की, तो हमें मिल जाएगी टोटल डिस्काउंट। और टोटल डिस्काउंट हमें कितनी चाहिए, 810 रुपये। तो हमें इसके बराबर रखना है, 810 के बराबर बस। आपको ये सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा है, एक शर्ट पे कितनी छूट मिली है, वो छूट गुणा नंबर ऑफ शर्ट, बराबर रख दिया हमने टोटल डिस्काउंट जितनी उसे चाहिए। अब इसकी कटिंग कर सकते हो। आप देखो 27 दूनी 54, 27 से 81, 30 हो गया। आप देखें 3 दूनी 6 से इसे काटोगे आप 5, तो कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगे, मिनिमम 5। यही हमारा आंसर है। ये कह रहा है ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासिस ए ब्रिज इन 18 सेकंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ट्रेन ने एक पुल को पार किया है। जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ होगी। उसने कहा है कि ट्रेन की लंबाई तो 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है कितनी है। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी है साथ में। क्या कंडीशन दी है, उसने कहा है कि इसे पार करने में 18 सेकंड है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है वो 18 सेकंड में कवर की गई है। तो आप खुद देखें 18 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर की गई है, तो आप खुद देखेंगे कि 18 सेकंड में अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 18 सेकंड तक जा रहा है, तो 18 सेकंड में जो चली गई दूरी होगी, जो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस है, वो क्या होगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों। क्योंकि हमें पता है जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपने आप को और प्लेटफॉर्म को दोनों को पार करेगी। तो हमें केवल ये बताना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 18 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत अच्छी स्पीड है, आप भी इसकी कमांड करने की कोशिश करें। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर मतलब जितने मिनट उतने किलोमीटर। इसको याद रखते हैं, जितने मिनट उतने किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट होगा तो 1 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब 1000 मीटर। तो 60 सेकंड में 1000 मीटर जाना पड़ेगा। तो आप देखो हमें जाना कितना है, 18 सेकंड। 18 सेकंड जाने का मतलब है इसका 30%, तो इसका भी 30% हो जाएगा। तो आप देखो इसका 30% हुआ 18 सेकंड, इसका 30% हुआ 300। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ का टोटल आ गया 300। 120 तो ट्रेन हमें दे रखी है 300 में, तो बचा हुआ 180 क्या होगा, प्लेटफॉर्म।
देखो कुछ बच्चे इसे ऐसा करेंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और उसमें गुणा कर देंगे 18 की। वो भी ठीक है, गलत नहीं है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है तो 5/18 गुणा 18 सेकेंड, 18 से 18 कट गया, 6 पंजे 300। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 300। 300 में 120 ट्रेन उसने दे रखी थी, बचा हुआ 180 प्लेटफॉर्म हो गया। ये हमारा आंसर है। हो सकता है आपको ये समझाने वाली चीज़ लेंदी लग रही हो और ये चीज़ आसान लगे क्योंकि कैलकुलेशन भरी हुई है, लेकिन आसान यही पड़ेगा जब आपको कमांड होगी तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो इसी मेथड से करें, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। 17 कह रहा है ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन ही अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन इट, व्हाट विल बी हिज लॉस परसेंटेज। तो इसे रेशो मेथड से करते हैं, सक्सेसिव से। आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 को 15% बढ़ा दो फिर 20% डिस्काउंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने माना कि 15% डिस्काउंट दे रहा है, देखो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 3/20। तो 20 की वस्तु को 3 बढ़ाकर लिख दिया उसने 23, 20 को 23 लिख दिया और उसने बोला है कि फिर वह उस पर हमारे पास ये कह रहा है कि एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर वह उस पर 20% की डिस्काउंट देता है। उसका हानि प्रतिशत बताना है। देखो 15% बढ़ाया, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 से 23 होना ना। फिर वह उस पर 20% छूट देता है। 20% छूट का मतलब होता है 1/5, तो 5 की वस्तु 4 में हो जाती है। बस आपको इसकी कटिंग करनी है। देखो 20 पंजे 100 और 23 चौक 92। कुछ बच्चे इसकी कटिंग कर देते हैं, यहाँ कटिंग करना लेंदी हो जाएगा क्योंकि आप कटिंग करोगे तो 25 पे फिर से लाभ निकालना पड़ेगा। आप देखो 100 आ गया, 92 आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कितना लॉस हो रहा है, वरना यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास 100 से 92 जा रहा है तो 8% का लॉस है। ठीक है जी, देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है ए नंबर इज 350 इज इंक्रीज बाय 20%, देन ही डिक्रीज बाय 25%, 20% इंक्रीज एंड 35% डिक्रीज, फाइंड द न्यू नंबर। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर उसे 25% घटाया जाता है, तो नया नंबर ढूंढने क्या होगा। आप देखो 350 को इग्नोर करो, जो हमने अभी मेथड लगाया था सक्सेसिव उससे लगाते हैं, उसके बाद करते हैं इस सवाल को। देखो किसी नंबर को 20% बढ़ाओगे तो 20% होता है 5 से 6 होना। किसी नंबर को 25% कम करोगे तो 25% होता है 1/4, 4 से 3 होना। ये होता है 4 से 3 होना। वैसे इसकी कटिंग कर लेते हैं आप, 2 से काटें इसे 2 बार, 2 से काटें इसे 3 बार। ये बन गया 10, ये बन गया 9। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो नंबर है वो पहले 10 था तो 9 हो गया है। 10 को बोल रहा है वो 350, तो 35 गुना कह रहा है, तो इसका भी आपको 35 गुना करना है, यानी कि 315। हमारा आंसर आ गया नया नंबर 315। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज ₹89। इफ 1 आइटम कॉस्ट ₹35, देन फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 9 आइटम्स। 10 वस्तुओं का औसत लागत मूल्य 89 रुपये है। देखो 10 वस्तुओं का जो एवरेज है वो 89 रुपये है। देखो डिजिट आसान है, बच्चे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज जो चैप्टर होता है वो मल्टीप्लाई का नहीं होता है। आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी चैप्टर करते करते कि हमेशा मल्टीप्लाई ना करें। इस क्वेश्चन में आप 10 गुणा 89 करके 890 बना सकते हो, लेकिन जो बच्चा इस तरीके से करेगा इसका मतलब उसने एवरेज में थोड़ी सी कमी छोड़ दी है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर की जड़ है, जो आपकी कैलकुलेशन को छोटे से छोटा करा सकता है। आप देखें 10 नंबर है जिनका एवरेज 89 दे रखा है। एक वस्तु की कीमत 35 रुपये, इसमें से एक वस्तु की कीमत 35 रुपये। 9 वस्तु जो बची हैं उनकी कीमत उसने पूछी है। तो देखो जब सबका एवरेज 89 है तो इनका एवरेज भी 89 ही मान लेंगे, लेकिन एक संख्या जो हमने हटाई है वो कम है। वो कम है तो वो जितना कम है उसका कम होने का कारण ये है कि बची हुई संख्या ज़्यादा की होंगी, इसका मतलब ये कम का है। आप देखो कितना कम है, ये हमारा 54 रुपये कम है। 54 रुपये कम है एक संख्या, किस में डिवाइड करना है हमें, 9 संख्याओं में। तो एवरेज जो है कितना बढ़ जाएगा, 6। भाई ये संख्या कम है तो आने वाली संख्या ज़्यादा की आएंगी, तो इन्हें 6 ज़्यादा आना पड़ेगा। तो एवरेज जो होगा 6 ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 95। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 95। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 890 है वो 890 में से 35 घटा सकते हो, ठीक है ना। करेक्ट, ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ ए पर्सन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80 kg to 64 kg इन ए मंथ, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द पर्सन इज। बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलो से 64 किलो का रह गया। व्यक्ति के वजन में कमी प्रतिशत बतानी है। देखो 80 किलो वजन था, 64 हो गया है, तो देखो कमी कितनी हो रही है, 16 की कमी हो रही है। कितने पे, 80 पर। ये कितना परसेंट है, तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा 8 दूनी 16 होता है, ये होगा हमारा 20%। तो हमारा आंसर होगा 20%।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है प्रीवियस पेपर के, तो यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर भी मैं आपको कराता रहूँगा और एसएससी जीडी के भी पेपर मैं अब आपको कराने शुरू कर दूंगा। जैसे एग्जाम नज़दीक है तो 1 महीने तक हम इसी की ही प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और सब चीज़ ठीक रही तो हम आपकी लाइव क्लास भी लेंगे और लाइव आपका मॉक टेस्ट भी सोल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।